नमस्कार, एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी में आज की हमारी एक और मोनोकॉट फैमिली एमरिल्डेसी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको कि कॉमनली एमरिल्स या डैफोडिल फैमिली भी कहा जाता है। एमरिल्स फैमिली या फिर डैफोडिल फैमिली भी कहा जाता है। और डैफोडिल के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और लोग इसके एग्जीबिशन वगैरह भी लगती है, वहाँ पर भी जाते हैं और लोग अपने घरों में भी ऑर्नामेंटल की तरह लगाते हैं। हालांकि जो करंट स्टेटस इस फैमिली का है वो एक सब फैमिली के तौर पर है, सब फैमिली नेरिसिसॉइडी, और ये फैमिली एलिएसी के अंदर रखा गया है। तो ये रिसेंट एक चेंज हुआ है, लेकिन फ़िलहाल सिलेबस में एमरिल्डेसी करके कई जगह पर पूछा जाता है। तो ये हम लोग अभी एक फैमिली की तरह पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कोई सवाल आ जाता है कि अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो एक सब फैमिली नेरिसॉइडी के अंदर ये चली गई है और वो सब फैमिली बिलोंग करती है फैमिली एलिएसी को। तो ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 66 जनरा हैं, 730 स्पीशीज़ इसकी हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट दोनों में। और अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका बेस्ट कंट्री है, जहाँ पर ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं इनके मेंबर। साउथ अमेरिका में अच्छा ग्रो करते हैं, और जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पर इनके मेंबर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं। प्लेसमेंट, इस फैमिली का प्लेसमेंट जो है वो जैसा मैंने बताया कि ये फ़िलहाल प्लेस कर दी गई है नेरिसिसॉइडी में। और ये एक सिनोनिम मानी गई है एमरिल्डोइडी, जो सब फैमिली है उसकी। पहले इसकी फैमिली थी, फिर उसके बाद सब फैमिली एमरिल्डोइडी किया गया, और एमरिल्डोइडी को भी अब जो मौजूदा स्टेटस है वो नेरिसिसॉइडी के कर दिया गया, और ये फैमिली एलिएसी के अंतर्गत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। सेलेंट फीचर, हर्बेशियस और पेरेनियल कंडीशन इसमें होती है, और ज़्यादातर इसमें जो पेरिनेटिंग बॉडीज़ होते हैं वो बल्ब होते हैं इसके, जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स पाई जाती हैं। लीफ बेस जैसे हर मोनोकॉट में होते हैं, यहाँ पर भी शीटिंग होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी इसके एपिजेरस होता है, जैसे कि आगे एवेसी में होता है और अरेसी में होता है, यहाँ पर भी इसके एपिजेरस है। और इसके अलावा अम्बिलेट साइम भी मिल जाता है, जो कि सबटेंडेड होता है स्पेथियसियस ब्रैक्ट के द्वारा। तो बड़े से ब्रैक्ट इसको कवर करके रखते हैं पूरे इन्फ्लोरेसेंस को। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। पेरियंथ में कोई स्पॉटिंग वगैरह नहीं होती, स्पॉटेड कंडीशन नहीं होती, जैसे बहुत मेंबर्स में जो पेटल्स हैं उनके ऊपर धब्बे ऐसे दिखते हैं कलर्स के। और कभी कभी ये स्टेमिनल कोरोना इसमें पाए जाते हैं, स्टेमिन 6 होते हैं, जो अक्सर जो है वो पेरियंथ के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी इंफीरियर होती है, 3 चैम्बर्ड होती है, और फ्रूट कैप्सूल या बेरी होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो मोटे करेक्टर हैं, जो हम कहें कि जो हमें याद ही होना चाहिए, वो करेक्टर हैं साइलेंट फीचर के तौर पर। मेजर जनरा में हम बात करें तो जो सबसे बड़ा इसका जीनस है वो ट्रिनम है, 130 स्पीशीज़ के साथ में। और ये आप इसके खूबसूरत फ्लावर्स देख रहे हैं, इसके टपल्स बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके अलावा हिपेस्ट्रम है, जिसमें 65 स्पीशीज़ हैं, और ये भी थोड़ा कंफ्यूज लोगों को कर देता है कि ये कौन सा फ्लावर है, डाइकोट है, मोनोकॉट है। लेकिन ये मोनोकॉट प्लांट का है, और जो फैमिली है एमरिल्डेसी है, इसका नाम है हिपेस्ट्रम, 65 स्पीशीज़ के साथ दुनिया भर में मौजूद है। फिर है जेफरेंथस। जेफरेंथस ये भी, इनके टेपल भी देखिए आप अलग अलग कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी 55 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। हिम्नोकैलिस है, ये 48 स्पीशीज़ के साथ दुनिया भर में मौजूद है, और इसमें भी जो आप कंडीशन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके टपल जो हैं उनमें तमाम तरीके के ऑर्नामेंटेशन हो जाते हैं, और प्लांट एक ऑर्नामेंटल वैल्यू का बड़ा एक कीमती प्लांट होता है हाइम्नोकैलिस। अगला प्लांट है नैरसिसस, इसकी 30 स्पीशीज़ हैं, और ये भी बहुत ही एक खूबसूरत फ्लावर वाला प्लांट होता है। इसमें भी इस तरह की स्ट्रैप लाइक लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, जो बेसल होती हैं। छोटा सा एक बल्ब नीचे होता है ज़मीन में धंसा हुआ, एक हल्का सा स्टेम निकलता है, उसके बाद ये पत्तियाँ निकल आती हैं। और जो टेपल्स हैं वो 6 होते हैं, 6 टेपल्स में इनर और आउटर बर्ल होते हैं, और साथ में इसमें एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कोरोना या कप कहते हैं। और इसी के अंदर ये फीमेल पार्ट आप देख रहे हैं, और इनसे जुड़े हुए जो हैं यहाँ पर ये मेल स्टेमेंस 6 गिनती में होते हैं। तो ओवरऑल जो इसके कलर है वो बड़ा अच्छा, कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है वाइट और येलो का। और साथ में जब ये एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इस वजह से इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
अब इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। तो पेरेनियल हर्ब होते हैं, ये बल्ब इसके दिख रहे हैं जो मैंने शुरू में बताए थे, ये बल्ब इसके पेरिनेटिंग बॉडी होते हैं और इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स पाई जाती हैं। स्टेम रिड्यूस होते हैं, स्टेम बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ यहीं इतना हिस्सा स्टेम का होगा थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें लीव्स आने लगती हैं। वेसल एलिमेंट पाए जाते हैं और स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन उसमें देखे जाते हैं। तो जो वेसल्स हैं उसमें स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन मिलते हैं। तो ये इसके करेक्टर हो गए। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स मोस्टली बेसल होती हैं, बिल्कुल बेस से निकलती हैं, उसको बेसल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये तो रूट वाला पोर्शन है, थोड़ा सा एक और जो बल्ब था बल्ब है, और उसके बाद स्टेम यहाँ कोई ऐसा नहीं बनता बड़ा सा, ये सब नहीं बनता, और यहीं से लीव्स निकल आती हैं, इनको कहते हैं बेसल। मोस्टली लीनियर होती हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ हैं, लीनियर होती हैं, या फिर स्ट्रैप शेप्ड होती हैं कि स्ट्रैप की तरह दिख भी रही हैं। समटाइम्स पीटियोलेट, कभी कभी इसमें पीटियोल पाया जाता है, यूजुअली नहीं होता। बेस जो होता है शीटिंग होता है, बेस नीचे की तरफ मुड़कर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। वेनेशन पैरेलल होता है जो मोनोकॉट का करेक्टर है, और स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई लीव्स की। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली स्केपीजेरस होता है, साइमोज होता है, और कभी कभी अम्बिलेट भी हो सकता है, और कुछ केसेस में क्लस्टर भी बनते हैं, और कुछ केसेस में सॉलिटरी फ्लावर भी होता है। लेकिन जो भी कुछ होगा उसमें यूजुअल कंडीशन ये है कि स्पेटेसियस ब्रैक्ट ज़रूर पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है मोनोकॉट्स का। अब फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट इसमें पाया जाता है, शोई होता है जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, जैगोमॉर्फिक भी हो सकता है, और एपिकाइनस होता है। तो ये फ्लावर के जो जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखते हैं पेरियन की क्या कंडीशन है। तो पेरियन में 6 टपल्स पाए जाते हैं। दो वर्ल में ये होते हैं, आउटर वाले सेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनर जो है वो पेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि जो छः हैं वो छः के छः सभी पेटलॉइड होते हैं, पेटल नुमा ही दिखते हैं, खूबसूरत से कलरफुल दिखते हैं। कभी कभी ये यूनाइट कर जाते हैं और ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पेरियंट ट्यूब एक बन गई, और ये तो आउटर पेरियंट के जो 6 पेयर हैं वो दिख रहे हैं, और ये पेरियंट ट्यूब बन गई। पेरियंट ट्यूब बनने के बाद ये बाहर की तरफ ऐसे ये खुल सा जाता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, ये कप लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है, इसको कहते हैं कोरोनो या फिर कप। और इसी कप के अंदर फिर स्टिग्मा आपको ये झाँकते हुए दिख जाती है, और बाकी जो इसमें वोलेटाइल स्ट्रक्चर है वो इस ट्यूब के अंदर ही मिलते हैं, पेरियन ट्यूब के अंदर। बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसे स्पेथ कहते हैं, जो कि एक मोनोकॉट का करेक्टर है। तो यहाँ पर ट्यूब बनती है, और ट्यूब बनाने के साथ साथ ऊपर की तरफ एक कप नुमा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कोरोना या फिर हम इसको कप भी कहते हैं। और इसी थ्रोट के अंदर, इसी इसी कप के थ्रोट के अंदर जो है वो सारे जो फर्टाइल स्ट्रक्चर हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोशियम की। तो एंडोशियम 6 स्टेमेंस होते हैं, ये भी 2 वर्ल में होते हैं। एपीफिलस कंडीशन होती है, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, जो पेटलॉइड टेपल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, फिलामेंट्स फ्री होते हैं। यहाँ पर ये सब अलग अलग आप देख रहे हैं, ये जुड़े तो किससे हैं, पीछे वाले पेटल से जुड़े हुए हैं पेटलॉइड कंडीशन से, लेकिन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये फ्री हो गए। समटाइम्स एक्सपेंडेड एंड कोनेट फॉर्मिंग स्टेमिनल कोरोना, और कभी कभी जो है ये जुड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर ये भी एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको कहते हैं स्टेमिनल कोरोना। और इस तरह की कंडीशन हाइमनोकैलिस और पेनक्रेटियम में पाई जाती है। गाइनोशियम हम देखें तो गाइनोशियम में 3 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, ओवरी इंफीरियर होती है, ट्रायलोकुलर कंडीशन है, और मैनी ओव्यूल्स हर लोक्यूल में पाए जाते हैं, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। स्टाइल सिंपल होता है, 3 लोब्ड स्टिग्मा पाया जाता है, नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं इन सेप्टा ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये सारे करेक्टर, ये डैफोडिल का एक फ्लावर है उसको डाइसेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ये पिस्टल दिख रहा है जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये नज़र आ रहे हैं। ये फीमेल पार्ट हो गया पूरा। उसके बाद ये आपको ये जो 6 मेल पार्ट हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद आप ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो देख रहे हैं।
यहाँ से कट गया है लेकिन कोरोना ही होगा, कप होगा, ये जोड़ दीजिए तो कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये आउटर वाले वर्ल देख रहे हैं जिसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक ही जैसे हो जाते हैं, और नंबर में 6 होते हैं लेकिन 3 3 के ग्रुप में बनते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट जो है लोक्यूलोसाइडल कैप्सूल होता है, कुछ इस तरह से नज़र आता है फ्रूट। ये सब सूखने के बाद जो स्पेथ है वो गिरा हुआ है, और अंदर से जो ओवरी वाला पार्ट था वो स्वेल होकर फ्रूट बन जाता है। कभी कभी ये बेरी होते हैं। सीड्स इसमें यूजुअली ब्लैक होते हैं, और कर्व्ड स्मॉल एम्ब्रियो पाया जाता है। एंडोस्पर्म इसका फ्लैशी होता है। पॉलिनेशन की जहाँ तक हम बात करें तो ये एंटोनोमोफिलस होता है, इंसेक्ट या बर्ड के द्वारा इसमें होता है। सीड्स का डिस्पर्सल जो है वाटर से होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो दो जो ये जो सब फैमिली है, या जिसे हम फैमिली के तौर पे पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत वैल्यूबल ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, जैसे डैफोडिल्स होते हैं जिसको नेरेसिस कहते हैं, और इसके अलावा स्वैम्प लिली होता है, स्पाइडर लिली जो कि हाइमेनोकैलिस है, और एमरिलिस जिसको हिपेस्ट्रम कहते हैं। तो ये सारे ही प्लांट जो हैं वो बहुत वैल्यूबल ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर में। अब बात आती है फाइलोजेनी की। तो द ग्रुप हैड बीन ट्रेडिशनली सर्कमस्क्राइब्ड टू इंक्लूड स्केपीजिरस प्लांट। तो ये ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे स्केपीजिरस प्लांट, जिसमें स्पेथ पाया जाता था, ब्रैक्ट जो था वो बड़ा होकर स्पेथ बना लेता था और इन्फ्लोरेसेंस को पूरी तरह से कवर कर लेता था, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया। और इस तरह के जो प्लांट्स थे उनमें इन्फीरियर ओवरी अगर पाई जाती थी, क्योंकि स्पेथियस ब्रैक्ट और स्केपीजरस प्लांट तो और भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर उसमें इन्फीरियर ओवरी भी पाई जाती थी तो उसको एक इंडिपेंडेंट फैमिली उस वक्त बना दी गई, एमरल्डेसी। हचिंसन ने इसको जो देखा तो उन्होंने जो सुपीरियर ओवरी वाले हैं, एक जनरा था एलॉइडी, इसको भी एमरल्डेसी में रख दिया। फिर कंक्रिस्ट ने सब्सिक्वेंटली 1981 और 1988 में मर्ज कर दिया एमरल्डेसी और लिलियसी को एक दूसरे के साथ में। और उसी उसी के आगे कुछ और 2 साल 4 साल के काम में बाद में ये दोनों फैमिली अलग भी कर दी गई। तो ये सब चलता रहता है, अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, उसके हिसाब से वो शिफ्टिंग करते रहते हैं। सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं, कहीं पर वो बात मानी जाती, कहीं नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें कोई ऐसी रोक नहीं है कि आप कोई सजेशन दे के या कोई भी जो टेक्सोनॉमिक रैंक है उसको बदल ना सकें। द क्लैड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एलियसी। तो ये जो क्लैड था, ये पूरा जो ग्रुप था, ये एलियसी के आसपास जा रहा था, क्योंकि इसमें अम्बिलेट इन्फ्लोरेसेंस था जो कि स्पेथियसिस ब्रैक्ट के द्वारा ढका हुआ होता था। साथ ही साथ इसमें बल्ब पाए जाते थे, और जो इस स्केपीजेरस कंडीशन है वो मिलती थी। मोनोफिली इस क्लैड की सपोर्टेड बाय इंफीरियर ओवरी। अब इसमें इंफीरियर ओवरी पाई जा रही थी, तो ये एक मोनोफिली इसकी साबित हो रही थी कि इंफीरियर ओवरी वाले सब एक अलग अलग लाइन से जनरेट हुए हैं, और उनका कोई भी लेना देना सुपीरियर ओवरी वालों के साथ में नहीं है, भले ही उसमें वो बाकी करेक्टर उसके साथ में मिलते जुलते हों। उसके अलावा एमरल्ड में एल्कलॉइड जो कीमोटेक्सोनॉमी है वो की गई, और इसके अलावा मॉलिकुलर जो टेक्सोनॉमी आरबीसीएल सीक्वेंस है, ये चेज एट ऑल 1995 में इन्होंने इस पे भी काम किया। और उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई जो इनको क्लैडिस्टिक एनालिसिस मिली, जो इन्होंने मॉलिकुलर स्टडी की और उसमें कीमोटेक्सोनॉमी की मदद ली, तो ये हुआ कि ऑप्शनली जो है इसको मर्ज कर दिया गया अम्बिलेट इन्फ्लोरेसेंस वाली फैमिलीज़ के साथ में, जिसमें एगेपेंथेसी, एमरल्डेसी और एलियसी तीनों ही डाल दी गई। और उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया उसमें एलियसी को दिया गया, और यही नाम फिर आगे जो है APG2 और APV वेब ने भी फॉलो किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो थी ये सब फैमिली बना दी गई, और एलियसी को फैमिली का जो स्टेटस था वो उसका वहाँ पर बरकरार रखा गया। जो डेटॉल 2002 ने रिकॉग्नाइज़ किया एक इंडिपेंडेंट फैमिली के तौर पर इसे। वहीं थोर्ने 2003 ने जो इसको एलियसी के अंदर ही इंक्लूड किया और इसको सब फैमिली एमरल्डोइडी के तौर पर लिया गया। बाद में जो 2006 और 2007 में जो रिवीजन किया थॉर्ने ने, उसमें एमरल्डोइडी फैमिली जो उन्होंने सब फैमिली बना रखी थी उसी का नाम नरसिसोइडी भी दे दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी इसमें इधर उधर चलता रहा, शिफ्टिंग चलती रही, और फाइनली जो है एक अब सब फैमिली नरिसिसोइडी
आती है और जो फैमिली एलएसी के अंतर्गत आती है। लेकिन बहुत जगह सिलेबस में अभी भी जो फैमिली है वो एमरल्ड के तौर पर पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से इस फैमिली के बारे में भी जो जानकारी थी वो बता दी गई। छोटी फैमिली है लेकिन इसमें शिफ्टिंग बहुत हुई है, तो फाइलोजेनी के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट फैमिली है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप इसे पढ़ेंगे। और इसका कंपैरेटिव जो है इसके आसपास की जो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो एलियसी हो या एमरल्डेसी, दोनों को कंपेयर कर किया जा सकता है अगर उसको हम सब फैमिली ना माने। और जो इसके साथ की स्केपिजरस फैमिलीज़ हैं उनके साथ में कंपैरेटिव अकाउंट इसका पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। तो अब फिर अगले लेक्चर में हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और फैमिली के साथ। तब तक नमस्कार।